चलो देखो, तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। तो d2 + 9 y इज इक्वल टू cos 2t, y0 इज इक्वल टू 1, बाई पाई y2 इज इक्वल टू -1 और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो इसमें देखिए क्या बताया गया अभी तक आपको, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या बताया गया आपको, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये बताया गया कि जैसे मान लेते हैं कोई d2/dx2 है प्लस dy/dx है प्लस 7y है इज इक्वल टू sin x है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की का ऑर्डर कितने है, 2, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। तो इसमें किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल किया गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में s के रिस्पेक्ट है, और किसका डिफरेंशियल किया गया है, y का। तो यहाँ x क्या कहलाएगा, x क्या कहलाएगा यहाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। और y क्या कहलाएगा, y क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। अब इसके लिए जो कंडीशन दी गई है, इसके लिए जो कंडीशन दी गई है, क्या दी गई है, y0 इज इक्वल टू 1 मान लो, या मान लेते हैं कि y0 इज इक्वल टू क्या दी गई है, 7, और y0 इज इक्वल टू दी गई है -1। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब s की वैल्यू है, y की वैल्यू 7 होगी, व्हेन s की वैल्यू क्या, s की वैल्यू 0, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 0 होगी, व्हेन s की वैल्यू क्या, -1, ठीक है। तो यहाँ देखते क्या हैं कि y की वैल्यू तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम है। आइए क्या लिख दिए, दोनों कंडीशन में सेम है ना। यहाँ s इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 7, और यहाँ s इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू -1, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, इनिशियल कंडीशन कहलाएगी। इनिशियल कंडीशन क्यों कहलाएगी, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम है, s की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 7, s की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1। यदि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट हो गई होती, यदि मान लो यहाँ पे 0 है तो कहने y की वैल्यू 7 जब s की वैल्यू 0, और यदि मान लो यहाँ आ गया होता ऐसे y1 इज इक्वल टू -1, तब हम ये कहते हैं कि y की वैल्यू -1 है जब s की वैल्यू 1। तो यहाँ s की वैल्यू 0 एक बार है, s की वैल्यू 1 हो जाती, तब ये कहलाती, ये कंडीशन कहलाती बाउंड्री कंडीशन। क्या कहलाती, बाउंड्री कंडीशन। और ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन कहलाएगी जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हर एक कंडीशन में सेम हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हर एक कंडीशन में सेम हो, तो वे क्या कहलाएगी, इनिशियल कंडीशन। और हर एक कंडीशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट हो तो वे क्या कहलाएगी, बाउंड्री कंडीशन कहलाएगी। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, तो 2 कंडीशन दी रहेगी। यदि 3 ऑर्डर का होता तो 3 कंडीशन दी रहती, 4 ऑर्डर का होता तो 4 कंडीशन दी रहती, और चारों कंडीशन में यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू सेम है, ठीक है, तब वे कंडीशन इनिशियल कंडीशन कहलाएगी। और चारों कंडीशन में यदि इनिशियल वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट है तो क्या कहलाती, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, ठीक है ना, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। इनिशियल कंडीशन बाउंड्री कंडीशन क्या कहलाती, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो अब हम किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें डिफाइंड, उसमें दी गई कंडीशन के इनिशियल कंडीशन के साथ कहलाता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें बाउंड्री कंडीशन के साथ, बाउंड्री कंडीशन के साथ क्या कहलाता है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम तो 3rd सेम में पढ़े थे, अब क्या पढ़ेंगे हम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जो कि 4th सेम में। तो देखो है, तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो। तो यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिए, क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। तो d2 + 9 y इज इक्वल टू क्या है, cos 2t। तो यहाँ देखते हैं कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ t है। तो यहाँ देखते क्या है, कंडीशन जो दी गई है, तो इस कंडीशन में देखते हैं कि y की वैल्यू है यहाँ 1, व्हेन t इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, ठीक है। तो व्हेन क्या, t इज इक्वल टू 0,
और यहाँ पे y की वैल्यू -1 है व्हेन t की वैल्यू क्या है π/2। तो यहाँ t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ सेम नहीं है। t की वैल्यू 0 है और t की वैल्यू π/2 है। तो t की वैल्यू दोनों में सेम होती है तो ये इनिशियल कंडीशन कहलाती है। पूरा क्वेश्चन ये क्या कहलाता, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ ये कंडीशन में देखते क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट है, साथ ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी डिफरेंट है, इसलिए क्या कहलाएगी, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस कंडीशन के साथ क्या कहलाएगा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो इसको लिख लेते हैं हम d2 y + 9y = cos 2t, cos 2t। इसी को लिख सकते हैं y"t, इसको लिख सकते हैं 9y/t, इसको लिख सकते हैं क्या, cos 2t, ये लिख सकते हैं। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों साइड के लेते हैं, y"t 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y/t, और ये क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। ये इसका तो फार्मूला आप जानते हो, p² लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y/t, फिर फिर क्या लिखते हैं, p/0, फिर y'0, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y/t, cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2/p/p² + 2²। ठीक है, आपको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 क्या होता है, p/p² + a²। ठीक है, आपको ये भी पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y"t का मान क्या होता है, p⁻2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y/t। ठीक है, फिर क्या होता है, p/0, फिर क्या y'0, ये होता है। यदि मान लो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y' होता t, तो क्या लिखते, p3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y/t, फिर क्या लिखते, p²y0, फिर क्या लिखते, p⁻1 y'0, फिर क्या लिखते, p⁻0 तो 1, तो यहाँ y'0 ऐसे लिखा जाता। यदि मान लो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y⁴ t होता तो क्या करते, p⁴ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y/t। ठीक है, p³ फिर क्या लिखते, y0, फिर क्या लिखते, p²y'0, फिर हाँ y'0, फिर y'0, ऐसे ये लिखते। ठीक है ना, तो वही लिखा गया। तो यहाँ पे y' था, इसको लिख दिए। अब देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y/t यहाँ भी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y/t यहाँ भी है, इन दोनों से इसको कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, p² + 9, ये होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y/t। ऐसे इन दोनों को इकट्ठा लिख दिए। अब p लिख दिए, y0 की वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू 1, y0 की वैल्यू 1, फिर क्या है y'0 की वैल्यू पता ही नहीं है आपको, y'0 लिख लो। ठीक है, और ये क्या होगा, p/p² + 2²। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको p² + 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y/t, ये इसको उधर ले जाते हैं, तब p + y'0 + p/p² + 2², ऐसे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये p² + 9 को इधर लाते हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, अपान में। तो इसको क्या लिखेंगे,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी इज इक्वल टू, ये पी स्क्वायर प्लस 9 को राइट हैंड साइड में ले गए, तब पी अपान क्या हुआ, पी स्क्वायर प्लस 9 और बाई डैश 0 अपान पी स्क्वायर प्लस 9, ये पी अपान क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर प्लस 4, ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। तो पार्शियल इक्वेशन फर्स्ट डालिए इसको, और इक्वेशन फर्स्ट को हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे p अपान पी स्क्वायर प्लस 9, ये होगा पी स्क्वायर प्लस 4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना अपान में, तो क्या लिखेंगे, ए पी प्लस बी अपान पी स्क्वायर प्लस 9, और फिर क्या लिखेंगे, सी पी प्लस डी अपान पी स्क्वायर प्लस 4। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ठीक है, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद तो एलसीएम इसका क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस 9, ये होगा पी स्क्वायर प्लस 4। इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए पी प्लस बी, और हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4, ये क्या होगा, सी पी प्लस डी, ये क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 9, ऐसे। तो ये पी अपान क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 9, ये होगा पी स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, पी बराबर ए पी प्लस बी और पी स्क्वायर प्लस 4, सी पी प्लस डी होगा पी स्क्वायर प्लस 9, ऐसे। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ठीक है, इसका क्या करो, ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ए पी क्यूब, फिर क्या होगा 4a p, बी पी स्क्वायर प्लस 4b, और ये सी पी क्यूब प्लस 9cp, ठीक है, और डी पी स्क्वायर प्लस 9d, ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, p क्यूब वाले टर्म को इकट्ठा करते हैं, तो a प्लस सी कामन p क्यूब, स्क्वायर वाले पद को इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ पे b प्लस डी कामन p स्क्वायर, p वाले पद को इकट्ठा करते हैं, तो क्या होगा 4a प्लस 9c कामन p, कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करते हैं, तो क्या है 4b और प्लस 9d। ठीक है, अब दोनों पक्षों से क्या करेंगे, p के सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, p के सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे p को क्या लिख सकते हैं हम, 0 p क्यूब लिख सकते हैं, 0 p स्क्वायर लिख सकते हैं, 0 p लिखेंगे फिर प्लस 0, ऐसे। इसी को क्या लिखेंगे, a प्लस सी, ये होगा p क्यूब, ये क्या होगा b प्लस डी, ये होगा p स्क्वायर, ये होगा 4a प्लस 9c, ये होगा p प्लस 4b प्लस 9d, ऐसे। अब दोनों साइड से p के सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ p ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों से p के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करने पर, तो क्या हुआ, यहाँ p क्यूब का गुणांक है a प्लस सी, तो यहाँ p क्यूब का गुणांक 0, तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया 0, p स्क्वायर का गुणांक b प्लस डी, तो p स्क्वायर का गुणांक 0, तो b प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ देखो p का गुणांक 4a प्लस 9c, 4a प्लस 9c, यहाँ p का गुणांक 1, अचर पद क्या है 0, तो यहाँ पे क्या है 4b और प्लस 9d इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है, अब देखो a और c के रूप में ये इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और b और d के रूप में ये इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ये थर्ड हो गया, देखो ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स। अब हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे दोनों को, किसको किसको, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और 4a प्लस 9c इज इक्वल टू 1। कहाँ 10th क्लास में जो पढ़े थे, कौन से मेथड, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इनमें से किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं थर्ड और फिफ्थ को। इसी प्रकार एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से इक्वेशन फोर्थ और सिक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं और बी और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक विशेष बात यहाँ ये देखते हैं, देखो यहाँ पे इक्वेशन फिफ्थ 4 और 6 को देखो, दोनों का राइट हैंड साइड 0 है, इसका मतलब इन दोनों का सलूशन मात्र b बराबर 0 d बराबर 0, क्योंकि b बराबर 0 d बराबर 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ b के स्थान पे 0, d के स्थान पे 0 तो 0 बराबर 0, यहाँ भी b के स्थान पे 0, d के स्थान पे 0 तो 0 बराबर 0। यानी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल के दो इक्वेशन कोई दिया हो और दोनों का राइट हैंड साइड 0 हो तो समझ जाओ कि उसका सलूशन क्या होगा, s इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। यदि मान लो इस टाइप कोई भी इक्वेशन दिया हो 2s प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 3s प्लस 4y इज इक्वल टू 0, तो इसका सलूशन क्या होगा, मात्र s बराबर 0, y बराबर 0। नहीं, दो वेरिएबल का इक्वेशन दो ठो दिए हों और दोनों का राइट हैंड साइड क्या हो, 0 हो, तो उसका एकमात्र सलूशन होगा s इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इसको हम ट्रिवियल सलूशन भी के नाम से जानते हैं, ट्रिवियल, ठीक है, ट्रिवियल सलूशन, ठीक है, नॉन ट्रिवियल नहीं, ट्रिवियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो इक्वेशन में देख तो रहे हैं, यहाँ पे बी और डी के रूप में और बी और डी के रूप में दोनों इक्वेशन है, दोनों का राइट हैंड साइड 0 है, ठीक है। तो इन दोनों को तो डायरेक्ट इसका सलूशन लिख सकते हैं, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सॉल्विंग इक्वेशन कौन, सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड कौन, थर्ड एंड फिफ्थ बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड से वैल्यू किसकी निकाल लें, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या हुई, -c, और ए की वैल्यू कहाँ रख दें, फिफ्थ में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन फिफ्थ, वैल्यू ऑफ ए इन फिफ्थ में रख दो, तो क्या होगा 4, ये होगा -c प्लस 9c इज इक्वल टू 1, तो -4c प्लस 9c इज इक्वल टू 1, तो 5c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या है, -c, तो a इज इक्वल टू -1/5, तो a की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सॉल्विंग इक्वेशन कौन कौन, फोर्थ एंड सिक्स वी गेट, सॉल्विंग इक्वेशन फोर्थ एंड सॉल्विंग इक्वेशन फोर एंड सिक्स वी गेट क्या होगा, b इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, a b c d की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c d इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में वैल्यू जब पुट कर दोगे तो क्या आएगी, p अपान क्या होगा, p² प्लस 9 और p² प्लस 4, तो a की वैल्यू क्या आई है, -1/5p, और b की वैल्यू 0/p² प्लस 9, c की वैल्यू क्या आई है 1/5p, और d की वैल्यू 0/p² प्लस 4, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन कौन सा हो गया, इक्वेशन 7, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 7 इन इक्वेशन
फर्स्ट है, इन इक्वेशन फर्स्ट है। तो क्या होगा यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाई टी इज इक्वल टू पी अपान पी स्क्वायर प्लस 9। ये क्या होगा बाई डैश पी की वैल्यू क्या है, बाई डैश 0 अपान पी स्क्वायर प्लस 9। और ये क्या लिख देंगे, इसके स्थान पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखे देते हैं ना, तो -1/5 और पी अपान क्या हुआ, तो ये इसको लिख लो -p/5 इंटू पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ठीक है। इसको लिख लेते हैं 1/5 और p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे p का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये l को उधर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो बाई टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो यहाँ पे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p/p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये क्या होगा बाई डैश 0 कांस्टेंट माना जाएगा, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ना। इसको क्या लिखेंगे 1/5 इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1/5 ये क्या होगा l इन्वर्स, तो p अपान क्या होगा p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको, तो बाई टी इज इक्वल टू लिख दोगे, ये इसका क्या होगा फार्मूला cos 3t, और इसका क्या होगा बाई डैश 0, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो बाई डैश इसमें 3 का गुणा कर दो, 3 का भाग, तो बाई डैश 0/3, 3 का यहाँ पे गुणा कर दोगे तो क्या होगा 3/p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, साइन 3t का हो जाएगा, तो साइन 3t। यहाँ पे क्या है -1/5, ये cos 3t का फार्मूला है, ठीक है। ये किसका है cos 2t, तो 1/5 ये होगा cos 2t, और ये इक्वेशन क्या हो गया 8, क्या हो गया 1। अब एक कंडीशन क्या थी, ये आपको कंडीशन दी गई थी बाई π/2 इज इक्वल टू -1 दिया है ना, तो यहाँ पे t के स्थान पे π/2 रख दो इसमें, फिर तब बाई π/2 आ जाए तो इसके स्थान पे -1 रख दोगे तो आपको बाई डैश 0 की वैल्यू मिल जाएगी, और बाई डैश 0 की वैल्यू इक्वेशन फिर 8 में रख दोगे, ठीक है, ठीक है। तो सिंस गिवन दैट बाई π/2 इज इक्वल टू -1, सो वी पुट t इज इक्वल टू π/2 इन इक्वेशन 8, तो 8 में t के स्थान पे π/2 रखो, तो होगा बाई और π/2, cos क्या होगा 3π/2, बाई डैश 0/3 और साइन 3π/2, 1/5 cos 3π/2, 1/5 cos 2π/2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या लिख दें -1, क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा cos 3π/2 का मतलब क्या हुआ 180/π, बाई डैश 0/3 साइन 3π/2 का मतलब 180/π, ये क्या होगा 1/5 cos 3π/2 का मतलब 180/π, 1/5, ये क्या होगा 2 कट गया ना, cos पाई आ गया तो cos पाई की वैल्यू -1, cos पाई की वैल्यू -1, पाई कट गया, ये 90 आएगा, 90 त्याई 270, तो cos 270 आ गया, ये बाई डैश 0/3, और ये पाई कट गया तो क्या है 90, तो साइन 270, और ये क्या होगा पाई कट गया, ये भी आएगा
तो 1/5 cos 270, ये क्या होगा -1/5 ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। ये क्या आएगा -1 cos 270 को हम क्या लिख सकते हैं 180 + 90, ये होगा y'0/3 sin 180 + 90। ठीक है, 1/5 cos 180 + 90, ये 1/5। 180 + थीटा किस चतुर्थांश की वैल्यू कही जाती है, थर्ड में कौन पॉजिटिव, tan और cot, तो और इसके अलावा सब निगेटिव। तो क्या होगा 180 वाले में बदलता भी नहीं है, तो cos है तो क्या होगा -cos 90 y'0/3 इंटू -sin 90, ऐसे ना 1/5, ये क्या होगा -cos 90 और -1/5, तो -1 = cos 90 की वैल्यू तो सुनो 0 होती है, ये क्या sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो -y'0/3, ये तो 1 हो गई, माइनस है, ये माइनस प्लस, तो 1/5 cos 90 की वैल्यू 0 -1/5, तो क्या आ गया यहाँ पे, इसको ये तो पूरा 0 हो गया ना, ये -1/5 बचा है, तो -1 तो -1 + 1/5, ठीक है, = -y'0/3। ठीक है, इसके नीचे 1 लिखेंगे, 1 5 का लघुत्तम 5, ठीक है, तो -5 और +1 = -y'0/3। ठीक है, तो -5 और +1 क्या होगा -4, -4/5 और 3 को इधर ले आओ, तो 3 = -y'0, 4 3 12, माइनस दोनों साइड से काट दो, तो इम्प्लाइज y'0 = क्या होगा 12/5, अब y'0 की वैल्यू 1 में रखो, y'0 की वैल्यू 1 में रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y'0 इन इक्वेशन 1 का है 8 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y'0 इन इक्वेशन 8, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y'0 इन इक्वेशन 8, तो 8 में वैल्यू रखोगे तो y' क्या होगा cos 3t, और यहाँ पे क्या होगा 12/5, तो 1/3 और 12/5, 3 चौक 12, ये होगा sin 3t, 1/5 cos 3t और 1/5 cos 2t, ऐसे, तो क्या होगा t = cos 3t, ये क्या होगा 4/5 sin 3t, 1/5 cos 3t, और ये क्या होगा 1/5 cos 2t, ऐसे। यही क्या है, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड solution of given boundary value problem, ठीक है।